देखो आज के सेशन में मेरे भाई प्लास्टिक एनालिसिस के कुछ एमसीक्यू पीवाईक्यू करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सो मेरे दोस्त, आज के सेशन आपके लिए एक मिसाइल बनने वाली है। इसके साथ साथ आपके लिए फ़ायदेमंद का हो, चाहे आप किसी भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम दो, चाहे आप स्टेट का दो, चाहे पीएसयू दो, चाहे आप दिल्ली जेई दो, यह ऑब्जेक्टिव इससे आने ही आने हैं मेरे भाई। और एकदम पक्का मान लो कि 2 से लेकर 3 ऑब्जेक्टिव आपको या 1 या 2 रिसेशन में आपको देख सकते हैं मेरे भाई। तो आज का सेशन आप मिस नहीं करें। और सारे प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम के ही होंगे। आज जितने तरह के क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। फर्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है, द कोलैप्स लोड फॉर अ प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ अ स्पून। इससे जानने से पहले मेरे भाई हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोप कैंटिलीवर बीम होते क्या हैं। तो एक तरह के मेरे भाई कैंटिलीवर बीम ही होते हैं, लेकिन कैंटिलीवर का बीम का एक खासियत है, एडवांटेज है कि एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री होता है मेरे भाई। लेकिन प्रोप कैंटिलीवर बीम में जो एंड फ्री होते हैं उस एंड को हिंज प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी वह जो एंड होते हैं वह फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। केवल का केवल अगर मूव कर सकते हैं मेरे भाई तो हिंज के अकॉर्डिंग। अगर हिंज रोलर है मेरे भाई तो 2 डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अगर वह हिंज पिन सपोर्ट है तो एक डायरेक्शन से मूव करेंगे मेरे भाई, यानी मूवमेंट इस तरह से अगर बात करें मेरे भाई तो यह एक तरह के प्रोप कैंटिलीवर बीम होते हैं और जिसका डिस्टेंस लेंथ मेरे भाई एल है और इस पर एक तरह के यूडीएल लोड लगा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे हैं मेरे भाई। और इसका आपसे कोलैप्स लोड पूछता है मेरे भाई कि इसकी वैल्यू क्या होंगे। समझने की कोशिश करो, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है तो आप मोमेंट निकालो। क्योंकि हिंज पे मेरे भाई एक चीज़ हम जानते हैं कि हिंज पे जो मूवमेंट होता है मेरे दोस्त वह 0 होता है। तो मूवमेंट यदि निकालेंगे तो इक्वल में 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप डेरिवेशन करेंगे मेरे भाई तो आपका आंसर 11.656 MP अपॉन में एल स्क्वायर आंसर आएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये नहीं समझे कि हमें डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन करना और न जान। देखिए एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा मेरे। इस तरह के प्रॉब्लम को अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो, रिमेंबर रखते हो, तो डायरेक्ट फेच करने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। अगर बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इन प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक। एक प्लास्टिक एनालिसिस किया जाए मेरे भाई स्टील स्ट्रक्चर पर, तो किस स्टील स्ट्रक्चर के किस लोकेशन पर हम प्लास्टिक हिंज देंगे, किस लोकेशन पे प्लास्टिक हिंज देंगे मेरे भाई, तो उस लोकेशन पे हम प्लास्टिक हिंज देंगे जहां पर कर्वेचर इनफिनाइट आता हो, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो समझने की हम कोशिश करते हैं मेरे भाई। यह क्वेश्चन जो है बोलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन यील्ड कंडीशन आपको दिया गया है, यानी जो मूवमेंट आपका होता है बीम का मेरे भाई उससे ज़्यादा या बराबर आपका प्लास्टिक हिंज की बदौलत आने वाली मूवमेंट है मेरे भाई। और एंड मैकेनिज्म कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड बाय एनी करेक्ट प्लास्टिक एनालिसिस रिजल्ट विच ऑफ द एबव कंडीशन डज द स्टेटली मेथड, यानी कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है मेरे भाई, समझने की कोशिश यहाँ करना। तो यहाँ पर जो किया जाता है मेरे दोस्त वह किया जाता है ये आपका इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशन को फॉलो करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पशन ऑफ अ स्टील एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई, उस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका
क्या एजप्शन नहीं है प्लास्टिक एनालिसिस करने के लिए मेरे भाई, तो समझने की कोशिश करना। तो वह जो एजप्शन होता है सर फेब्रिकेशन का होते हैं, यानी कि द फेब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज टर्न इन डक्टाइल स्टील। जो भी आपका डक्टाइल स्टील होता है मेरे दोस्त, उस डक्टाइल स्टील का फेब्रिकेशन स्टील स्ट्रक्चर का एज्यूम कर लिया जाता है, एजप्शन ले लिया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोले सर कि प्लास्टिक मेंबर का काम क्या होता है सर। प्लास्टिक मेंबर, देखिए प्लास्टिक मेंबर के मतलब मेरे भाई वैसा मेंबर जिस पे लोड लग रहा है, लोड की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। सिंपल सा बात है, लोड की वजह से उस पर डिफॉर्मेशन आ रहे हैं और लोड हटाने के बाद डिफॉर्मेशन हट जाते हैं, यानी वो ओरिजिनल अपना शेप में आ जाता है। प्लास्टिक का यह प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तो डज नॉट रीगेन ओरिजिनल आफ्टर रिमूवल लोडिंग प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन आपका आंसर होगा। प्लास्टिक में अगर कोई भी वस्तु आ जाता है मेरे भाई, तो वो अपना ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाता। लेकिन अगर आपको इलास्टिक में है सर, जिस तरह से हम आपको पहले बताया कि इलास्टिक में होता है कि जो भी लोड लग रहे हैं, लोड हटने के बाद जो डिफॉर्म किया है लोड से लगने के बाद मेरे भाई, और लोड हटने के बाद सब ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है सर। इलास्टिक में ऐसा होता है, लेकिन प्लास्टिक शेप को नहीं गेन कर पाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर हम बेसिकली अगर बात करें सर, कि द प्लास्टिक हिंज फॉर्म्ड इन अ कोलैप्स, प्लास्टिक हिंज फॉर्म्ड इन अ कोलैप्स मेरे भाई समझने की यहाँ कोशिश करना। कोलैप्स मैकेनिज्म 4 एंड इंटरमिनेसी इज 3। कोलैप्स कैसा होंगे मेरे भाई, समझने की कोशिश करना सर। डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी की अगर बात करें मेरे भाई, तो आर बराबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है सर। और रिक्वायर्ड प्लास्टिक हिंज की बात करें सर, मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो इसका आंसर मेरे भाई कंप्लीट है सर। 3 बदौलत आते हैं और 1 आएंगे मेरे भाई, इस तरह से इक्वल, यानी यह एक सेशन कंप्लीट है मेरे भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन डायग्राम का, सेक्शन मॉडुलस की अगर बात करें मेरे भाई, तो सेक्शन मॉडुलस होता है पाई डी क्यू अपन में 32 मेरे भाई। सेक्शन मॉडुलस बराबर होते हैं सर आई अपन में आई। और सर्कुलर का अगर बात करें सर, आई जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, सर्कुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे भाई पाई डी 4 अपन में 64 होती है मेरे भाई। और वाई का जो मान होता है वह हाफ ऑफ डाया होता है सर डी अपन में 2। इस तरह से यदि आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो पाई डी क्यू अपन में 32 आपका ऑप्शन बी आएंगे, और इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें मेरे दोस्त, तो बोलता है इन प्लास्टिक थ्योरी शेप फैक्टर डिफाइन किसको करता है सर। प्लास्टिक थ्योरी में शेप फैक्टर मेरे भाई प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन अपॉन में इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, यानी कि प्लास्टिक थ्योरी में मेरे भाई शेप फैक्टर एक तरह का रेशियो है प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन का और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन का मेरे दोस्त, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगर बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे भाई बोलता है द एजम्पशन दैट प्लेन सेक्शन रिमेन्स अंडर प्योर बेंडिंग विच इज द वैल्यू इलास्टिक मटेरियल इज नॉट एक्जैक्टली ट्रू। बेंडिंग के लिए कौन सा सही है मेरे भाई, तो फॉल्स, यह स्टेटमेंट ही गलत है कि एजम्पशन ऐसा प्लास्टिक में माना ही नहीं गया है, इज जली ट्रू। तो ऑप्शन मेरे भाई बी इज करेक्ट। एक सेकंड मेरे भाई छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो बोलता है इफ़ क्यू लोड है, यानी कि कोई भी बीम है उससे मतलब हमें नहीं है, इलास्टिक प्लास्टिक कुछ भी है, समझिए एक लोड फैक्टर है जिसका वैल्यू क्यू है और एक शेप फैक्टर है जिसका वैल्यू एक्स है।
एंड एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जिसका वैल्यू एफ है इन अ इलास्टिक डिजाइन। अब इलास्टिक डिजाइन करना है मेरे भाई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन आपका सही है सर? तो हम जानते हैं लोड फैक्टर और शेप फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड इलास्टिक डिजाइन में एक ही रिलेशन होता है सर कि लोड बराबर शेप फैक्टर गुने फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। इसलिए सर ऑप्शन बी इज मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, द सेक्शन मॉडुलस एंड प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन आर जेड एंड रिस्पेक्टिवली देन इट्स शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर क्या होगा मेरे भाई? हम शेप फैक्टर का डिफिनेशन जाने थे, इसलिए आंसर पी अपन में जेड हो जाएगा सर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रॉब्लम की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव द मैक्सिमम शेप फैक्टर? किस सेक्शन का सबसे ज़्यादा मेरे भाई शेप फैक्टर होता है? तो यह सेक्शन ट्रेंगल है मेरे भाई। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा नहीं है कि दूसरा का नहीं होता है, लेकिन ये दिए गए 4 ऑप्शन में से यही ऑप्शन सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन एट पी हिंज। पी पे आपको मोमेंट कैपेसिटी को ज्ञात करने मेरे भाई, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर फुली प्लास्टिक मूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे दोस्त। समझने की अगर हम बात करें सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन प्लास्टिक थ्योरी एमंग द गिवन शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शनल विच स्टील मेंबर है द लार्जेस्ट शेप फैक्टर। अब इफ इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपका सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर मेरे भाई किसका आएगा वो हम समझने की कोशिश करें। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर आएगा मेरे भाई वह डायमंड का आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सेक्शन का प्राइमरी सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई? तो सबसे पहले वह क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन जानने की कोशिश करें मेरे भाई कि रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो ये इसका आंसर मेरे भाई 16/6 पाई देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, टाटा।